नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फिरोजाबाद जिले में शिकोहाबाद के मैनपुरी रोड पर स्थित कुमार डेयरी के निदेशक अश्विनी कुमार से नोएडा की एक कंपनी ने उनके प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करने के नाम पर लाखों की ठगी कर ली। आपको बता दें कि कुमार डेयरी के निदेशक अश्विनी कुमार ने आरोप लगाया है कि ग्रेटर नोएडा से दो लोगों ने फ़ोन पर संपर्क करते हुए कहा कि उनकी कंपनी दूध प्रोसेसिंग पैकिंग का काम प्रोडक्ट व जॉब वर्क के आधार पर करती है और कई बार कंपनी के लोगों द्वारा संपर्क करने के बाद वह डेयरी पर मिलने भी आए। उन्होंने कहा कि उनके पास सभी प्रकार के लाइसेंस प्रोसेसिंग के लिए मशीनें मौजूद हैं। कंपनी के लोगों ने सिक्योरिटी के रूप में अग्रिम धनराशि की मांग की तो 12.5 लाख की धनराशि चेक द्वारा HDFC बैंक के माध्यम से भुगतान करा दिया गया। उधर डेयरी की ओर से दूध की सप्लाई प्रोसेसिंग के लिए दे दी गई। बाद में जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने कंपनी के लाइसेंस की जांच कराई तो वह फर्जी निकला। डेयरी प्रशासन को दिए गए सभी कागजात भी पूरी तरह से फर्जी थे। डेयरी मालिक ने 12.5 लाख रुपए की मांग की तो वह फ़ोन पर ही धमकाने लगे। इस संबंध में उन्होंने शिकोहाबाद थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब कुमार डेयरी के मालिक अश्विनी कुमार से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, नोएडा की पार्टी है, श्रेय गुप्ता हैं, इनके फादर हैं विकास गुप्ता और इनकी मदर हैं। ये तीनों आए थे मेरे पास। पहले उन्होंने फ़ोन किया है कि हमारे यहाँ प्लांट लगा हुआ है, आप अपना जो काम सुखावत कर रहे हैं वो आप नोएडा करवा लीजिए, आपको फ़ायदा भी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट भी बच जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से डेट मांगी। पहली बार आए मेरे पास 28 अप्रैल को तीनों इन्होंने बातचीत हुई, मैं तैयार नहीं था। फिर फ़ोन पे बातचीत फिर करते रहे। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा डेट मांगी है तो 21 जून को आए ये। तो हमारी इनकी बातचीत हो गई थी, मैं चलो ठीक है कर लेंगे। इन्होंने मांगा हमसे फिर एडवांस, ये 15 लाख रुपये में एडवांस दे दीजिए। तो एडवांस के लिए हमने 2 चेक इनको 5-5 लाख के और बाद बाकी हमने कहा मेरे खाते में डलवा देंगे। तो 2.5 लाख रुपये हमने इनके खाते में डलवा दिए थे और 10 लाख के इन्हें चेक दे दिए थे। लेकिन जब काफ़ी टाइम हो गया कि प्लांट चल नहीं रहा है, डेट पे डेट बढ़ाते रहे वो। फिर एक बार उन्होंने दूध मंगाया मेरे से, हमने दूध भेज भी दिया इनके पास, लेकिन पता चला कि दूध पूरा ख़राब हो गया। प्लांट में कुछ है नहीं इनके में, कभी बॉयलर ख़राब हो रहा है, कभी कुछ ख़राब हो रहा है। 2-3 दिन ट्राई किया। उसके बाद हमें शक हुआ कि इनका लाइसेंस भी है भी सही नहीं सही। तो हमने लाइसेंस दिखवाया इनका, पता चला कि लाइसेंस भी इनका फर्जी था। तो इसी से संबंध में हमने थाने में तहरीर दी है। को इनसे हमने एक बार नहीं 4-6 बार मेल भी कर चुके, बात भी कर चुके, लेकिन ये देने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक दवाई कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दमकल टीम को जानकारी दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 12 से अधिक गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 59 में R&D रिसर्च सेंटर कंपनी है। कंपनी में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर कंपनी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कंपनी में मौजूद कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके। भीषण आग ने देखते ही देखते पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग को देखते हुए मौके पर 12 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी में भारी मात्रा में केमिकल मौजूद था। हो सकता है कि उसी केमिकल की वजह से आग लगी हो। सोमवार शाम करीब 7:30 बजे दन्नाहर थाना क्षेत्र में गांगसी पुल के पास एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो ने ओवरटेक करके गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी के रुकते ही हथियारों से लैस 4 बदमाशों ने सुलेमान का अपहरण कर लिया और गाड़ी में डालकर ले गए। जी हां, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद के बरनाहल थाना क्षेत्र के दोहली निवासी व्यापारी सुलेमान अलवी की अपहरण की कहानी झूठी निकली। व्यापारी ने अपने ड्राइवर के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था।
आपको बता दें कि बिल्डिंग मटेरियल का व्यापारी सुलेमान अलवी 2 बच्चों का पिता है। उसके एक शादीशुदा और 2 बच्चों की मां से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमिका के साथ शादी रचाने के लिए और अपनी कर्जदारों से जान छुड़ाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से स्वयं के अपहरण का ड्रामा रचा। साजिश में शामिल और इसकी योजना के तहत काम करने वाले उसके भाई सद्दाम हुसैन, ड्राइवर इमरान इमामी और उसके जिगरी दोस्त जाहिद को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बरनाल थाना क्षेत्र के गांव दोहिली निवासी बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी की तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगी थीं। अगवा व्यापारी के भाई सद्दाम ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसमें बताया था कि बरनाल थाना क्षेत्र के गांव दोहिली निवासी व्यापारी सुलेमान सोमवार को आयकर कार्यालय में किसी काम से गया था। वहां से निकलने के बाद वह चालक इमरान के साथ बोलेरो में बैठकर देवली लौट रहा था कि सोमवार शाम करीब 7:30 बजे दन्नार क्षेत्र में गांगसी पुल के पास एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो ने ओवरटेक करके गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी के रुकते ही हथियारों से लैस 4 बदमाशों ने सुलेमान को दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाला और पीटते हुए गाड़ी में डालकर अगवा कर ले गए। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा खेल क्यों रचा गया। दरअसल व्यापारी ने अपने ड्राइवर के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। व्यापारी सुलेमान शादीशुदा महिला को लेकर हरियाणा चला गया था। पुलिस ने व्यापारी और उसकी प्रेमिका महिला को पकड़ लिया है। सद्दाम हुसैन जिसे मुकदमा लिखवाया था ये शामिल पाया गया है। 17 तारीख को सद्दाम हुसैन ने और इस झूठे व्यापारी सुलेमान ने अपने मोबाइल का सिम बदला है और ये दोनों कांटेक्ट में रहे होंगे। इस तरह की चीजें हैं। और दूसरा, सद्दाम हुसैन का उसी दिन से काफी ओवर एक्टिव रोल रहा, हाइपर एक्टिव रोल रहा। पुलिस पे काफी प्रेशर बनाने का ये काम किया कि ये फला संगठन का व्यक्ति है और इस तरह का उल जलूल सोशल मीडिया पे ये ट्वीट्स वगैरह और पोस्ट डालने लगा था ताकि पुलिस प्रेशर में रहे और पुलिस को डाइवर्ट करने का भी इन्होंने भरसक प्रयास किया। इन्हीं सब चीजों को लेकर पुलिस पूरी तरह से सशंकित थी कि इनका रोल है और बाद में सर्विलांस की एनालिसिस और मुखबिरों के द्वारा और जो पकड़े गए एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा ये बात पूरी तरह तस्दीक हो गई कि सद्दाम हुसैन का पूरा हाथ है इसमें, जो वादी बना है मुकदमे का। इसके अलावा इनके घर वालों का किसी का भी भूमिका इसमें नहीं आया है। प्रेमिका की भी भूमिका इसमें नहीं आई। प्रेमिका को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है, प्रेमिका वहां चली गई है और बाकी और किसी का रोल नहीं आया। ये 4 लोगों का रोल था जिन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। भाई सर, ये भागने के विचार में कहाँ थे? क्योंकि मुस्तैदी से पुलिस ने जिस जगह इन्हें पकड़ा है पूछताछ के दौरान क्या अनुभव? पुलिस के द्वारा जैसा मैंने बताया 24 घंटे के भीतर ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया था। इस घटना के बारे में पूरी जानकारी हो गई थी। केवल गिरफ्तारी और बरामदगी की बात शेष थी। उसमें हमारी 4 टीमें जैसा मैंने बताया था लगी हुई थी। हमारी टीम अगर कुछ घंटे देरी हो जाती उस टीम को पहुंचने में तो इन दोनों का, प्रेमी प्रेमिका का यानी कि इस झूठे व्यापारी का और उसकी प्रेमिका का नेपाल भाग जाने का पूरा इरादा था और वो बातें हम लोगों के नॉलेज में आ चुकी थी। इसी कारण से बहुत तेजी से, तत्परता से टीम ने काम किया और इनको बरामद कर लिया। क्या सर सजाती प्रेम का थी इनकी? हाँ, ये लोग एक विशेष समुदाय से हैं और वो प्रेमिका भी उसी समुदाय से बिलोंग करती है। थैंक यू सर। संसद से मंजूरी मिलने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद किसानों के हित में बनाए गए तीनों बिल कानून का रूप लेने वाले हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां बिल के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन करने के मूड में हैं। लेकिन इससे पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि यदि कोई किसानों को भ्रमित करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो बिल बनाया है वो पूरी तरह किसानों के हित में है। इसके पास होने से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो किसानों के बीच बिचौलिए बैठे हैं उनको नुकसान होगा। सरकार ने जो फैसला लिया है वह किसानों के हित में है। स्वामीनाथन कमेटी ने भी अपनी सिफारिशें इस संबंध में की थी, लेकिन उस सब के बावजूद पिछली सरकारें घोषणाएं तो करती थी, लेकिन किसानों के हित में कोई ठोस और कड़ा फैसला लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके आने के बाद देश के अंदर
किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हर एक क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है और खासतौर पर किसानों के लिए, चाहे प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा की योजना रही हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से हर खेत तक पानी पहुंचाने की अभिनव योजना हो, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से किसानों के बिजली के बिल को समाप्त करने और उसे सोलर पैनल के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो, या कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर एक किसान को सालाना 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, ये सभी स्वागत योग्य कदम थे। लेकिन किसान को उसके अनुसार लागत का 1.5 गुना से अधिक दाम मिल सके, ये सपना बना हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 जिन्स के 1.5 गुना से अधिक दाम दे करके देश के किसानों के जीवन में व्यापक खुशहाली लाने का काम किया और अभी कृषि बिल के माध्यम से इसे पारित करवा करके, संसद में पारित करवा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान हितैषी वे निर्णय किए हैं जिन्हें दशकों से इंतजार था। कई दशक से लोग इस बात की मांग कर रहे थे, किसान इस बात की मांग कर रहे थे। खासतौर पर जो एक बाध्यता थी कि किसान की उपज आती थी, मंडी में जाए न जाए, लेकिन उस पर शुल्क जरूर लग जाता था, शोषण जरूर होता था, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए कोई जगह नहीं थी। आज इन तीनों विधेयक के माध्यम से आज किसान की फसल को किसी भी प्रकार के टैक्स से पूरी तरह मुक्त करने, किसान अपनी फसल को कहीं भी बेचने की पूरी तरह स्वतंत्र होगा, यानी 1 नेशन 1 मार्केट की परिकल्पना को कृषि क्षेत्र में भी लागू करने के लिए एक बेहतर पहल है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्रीय कृषि मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के हित में इतना बेहतर निर्णय लिया है। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी उन्हें दिया जा रहा है। एमएसपी समाप्त नहीं हो रही है, एमएसपी भी इसके साथ लागू होगी और साथ साथ किसानों के साथ में खेती प्रारंभ होने के साथ ही जो एग्रीमेंट होने की बात की जा रही है, यह किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य तो देगा ही, लेकिन साथ साथ फसल की गारंटी की जानकारी के साथ ही अगर मुनाफा होगा तो मुनाफा में लाभांश की गारंटी भी देता है। किसानों के जीवन में, किसानों की आमदनी को 2014 में दुगना करने की बात जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसको साकार रूप से प्रदान करने की कार्रवाई का एक हिस्सा है। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, कृषि मंत्री जी के, कि जिन्होंने किसानों के हित में इस प्रकार के बेहतर सुधार के निर्णय लिए हैं। आज़ादी के बाद से इस प्रकार के सुधार कृषि क्षेत्र में हों, इसके बारे में निरंतर प्रगतिशील किसान मांग करते रहे हैं और मैंने स्वयं भी कई प्रगतिशील किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ बातचीत की है। सभी ने मुक्त कंठ से इस बिल की, इन सभी जो बिल्स आए हैं संसद में, इन जो पास हुए हैं, इन सभी अधिनियमों का स्वागत किया है और इसे किसान हितैषी माना है, किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन कारक माना है। और मेरा विश्वास है कि ये जो बिल्स पास हुए हैं, ये सचमुच किसानों के जीवन में उनकी फसल की गारंटी के साथ साथ उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम दिलाने में ये सहायक होगा और कृषि क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएगा। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय कृषि मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राज्यसभा के नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने अगुवाई में कुछ विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कल शाम मुलाकात की और संसद से पारित कृषि सुधार से जुड़े विधेयकों को मंजूरी नहीं देने की अपील की। 18 राजनीतिक दलों के नेता इकट्ठे हो गए थे और ये निर्णय लिया गया था
कि माननीय राष्ट्रपति जी को ये अवगत कराया जाए, उनके सामने ये बात लाई जाए किस तरह से राज्यसभा में किसानों से संबंधित बिल को पास किया गया और जो किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, किसान जो देश का अन्नदाता है, आज अगर देश में 70 या 80 हज़ार गरीब लोगों को अनाज बांटा जाता है तो ये सब सिर्फ हमारे देश के किसानों की वजह से है, क्योंकि वो खून पसीना एक करके अनाज पैदा करते हैं, फिर उसको हम बांटते हैं। तो इसलिए किसानों से संबंधित जो बिल था, ये सरकार को सब लोगों से बातचीत करके लाना था, सब राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए थी और किसानों के जो लीडर्स हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, सबसे बात करनी चाहिए थी और एक ऐसा कानून लाना चाहिए था जिससे किसान खुश होते और उनका भी समाधान होता। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने न तो इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा और न ही सिलेक्ट कमेटी को भेजा। अगर भेजा होता तो ये एक बहुत अच्छा बिल होता और किसानों को फ़ायदा होता। जब हमारे हाउस में आया, राज्यसभा में, मैं लोकसभा की बात नहीं करूंगा, तो हमारे सभी साथियों ने, अलग अलग पार्टियों ने 5 रेजोल्यूशन दिए थे, अलग अलग लोगों ने दिए थे, अलग अलग पार्टियों ने दिए थे, जिन्होंने इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ रेजोल्यूशन दिए थे कि ये ऑर्डिनेंस नहीं होना चाहिए था, जिस पे वोटिंग होती। हमारे 2 साथियों ने मोशन दिया था कि इसको सिलेक्ट कमेटी भेजा जाए। मेरे ख्याल मिस्टर डेरिक ओब्रायन और हमारे रिची शिवा जी ने दिया था। इन्होंने मोशन दिया था इसको सिलेक्ट कमेटी, और हम सब सहमत थे उसको सिलेक्ट करने कमेटी के, जितने भी 18 पार्टियां। ये नहीं हुआ। फिर हम लोग बैठे और 15 लोगों के ही सिग्नेचर, 15 पार्टी के सिग्नेचर हुए, क्योंकि रात देर हो गई थी जब हमने लेटर दिया। 3 पार्टीज के हम सिग्नेचर नहीं करा पाए और राष्ट्रपति जी को हमने ये पत्र लिखा और कहा कि हम अपॉइंटमेंट भी मांगते हैं और ये आपको एडवांस में कॉपी भेज देते हैं कि राज्यसभा में जिस तरह से ये कानून पास किया और वैसे ही कानून पास किए जाते हैं पिछले कई सालों से, जब से नई गवर्नमेंट आई है, ये स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी को बिल नहीं जाते हैं। लेकिन इसमें विशेष रूप से जब 1 बजे के बाद हम लेना चाहते थे कंसेंसस, तो वो कंसेंसस हमारे फेवर में था। एक तरफ से 16-17 पार्टियां थी और एक तरफ से 2 पार्टियां थी बीजेपी की, और उस कंसेंसस को नहीं माना गया, जिसके चलते ये तमाम हंगामा हुआ। इसलिए हंगामे के लिए अपोजिशन जिम्मेदार नहीं है, हंगामे के लिए सरकार जिम्मेदार है कि जिनको कहना चाहिए था कि आज मत चलाओ, हमारे पास नहीं है कंसेंसस, उस पर बनता है कल चलाने के लिए। और फिर उसके बाद दुर्भाग्य से हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब, जिनके खिलाफ हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया, उन्होंने दबादब कानून को, बिल को पास कराने का, पारित कराने का जो प्रयास किया और किया, हमें किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जो खड़े थे उस सदन में, जो लोग बैठे थे लोकसभा में, उनको कुछ मालूम ही नहीं हो रहा था क्या है, क्योंकि आवाज़ तो राज्यसभा में भी सुनाई नहीं दे रही थी। तो जो बिल पास हुआ, रेजोल्यूशन मूव करने की किसी को इजाज़त नहीं मिली, उस पर वोटिंग नहीं हुई। डिवीज़न के लिए हमारे साथी चिल्ला रहे थे कि डिवीज़न करो, मोशन पे वोटिंग करो और डिवीज़न करो। ना वोटिंग हुई, ना वॉइस वोट हुआ, ना डिवीज़न हुई, ना लॉबीज क्लियर हुई, कोई डिवीज़न के बगैर। तो जिस तरह से
तमाम हदें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, रूल्स की, रेगुलेशंस की, प्रोसीजर्स की धज्जियां उड़ाई गई। हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो लोकतंत्र का टेंपल है उसी में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई। इसीलिए ये हमने जो रिप्रेजेंटेशन दी है सब पार्टीज़ ने मिलके और राष्ट्रपति जी को कहा है कि ये चूँकि थ्रू प्रॉपर तरीके से ये बिल पास नहीं हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। माननीय राष्ट्रपति जी इसको वो कानून भारत के संविधान के रखवाले हैं, वो इस बिल को वापस भेज दें और ताकि उसमें दोबारा से चर्चा हो जाए और थ्रू प्रॉपर रूट आ जाए और उसमें चर्चा के साथ साथ जो अमेंडमेंट्स हैं वो अमेंडमेंट्स भी लाए जाएं, रेजोल्यूशन पे दोबारा वोटिंग हो जाए, तो तब जाके जब आएगा तब इसको अपनी स्वीकृति दें, वरना तब तक इसको आप स्वीकृति नहीं दें, इसको आप वापस करें। फिरोजाबाद के थाना उत्तर इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल में एक प्रसूता महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जी हां, आपको बता दें कि यह पूरा मामला थाना उत्तर इलाके के जीवन धारा हॉस्पिटल का है, जहां 25 वर्षीय अर्चना नामक महिला डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी। आरोप है कि हालत गंभीर होने के बाद भी उपचार ठीक नहीं मिलने पर प्रसूता महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक महिला थाना फरिया के गांव दुगना की रहने वाली बताई जा रही है। यहाँ कोई भी कर्मचारी वगैरह हो, कोई बताओ। परसों यहाँ पर लाके एडमिट किया, अगर तो एक दिन पहले वहाँ से लेके आए तब यहाँ पर चेकअप हुआ, किया बच्चे की धड़कन नहीं है और क्या ऑपरेशन होगा कि ये कमी है वो कमी है। और उसके बाद जब हम आप यहाँ पर लाके मेरे बहनों ही बड़बड़ा गए तो दूसरे दिन लेके आए, जब लेके आए तब यहाँ पर ऑपरेशन किया। 9 बजे के समथिंग ऑपरेशन करने के बाद जब कुछ बात हुई और फिर जब वहाँ पर ऑपरेशन करने के बाद जब दूसरे दिन, उस दिन तो इंजेक्शनों के बल पर जो कुछ हुआ सो करते रहिए। वह बात के बाद जब दूसरे दिन हुआ, जब मैंने उनसे कहा, जब दिक्कत जैसी जैसी महसूस होती गई, मैंने डॉक्टर काउंटर पे आके कहा तो डॉक्टर ने इंजेक्शन छोटे छोटे जो कंपाउंडर हैं उनको ला करके इंजेक्शन डलवाया। और जब रीढ़ में दर्द हुआ मैंने काउंटर पे आके कहा कि उसके दर्द हो रहा है रीढ़ में, तो जाके एक इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर ढंग से देखभाल ही नहीं करते, जाते कभी देखते कभी नहीं देखते। और जब रीढ़ में दर्द हुआ तो फिर मैंने इंजेक्शन डालने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने पूछा अपनी बहन से जाके, तो कहा, उसने कहा मेरे झांस आ रहा है, मेरे आंखों में धुंधलापन सा आ रहा है। फिर भी मैंने काउंटर पे कहा तो कहा कि उसके के पहला केस कहीं होता है नहीं हो पाता है और कि झेलने वाले के ऊपर है। फिर हम रात के 11-12 बजे तक वो कहती रही मुझे भूख लग रही है, तो इन्होंने कहा कि कंपाउंडर ने कहा कि उनके क्या अभी जब तक हवा पास नहीं होगी तब तक कुछ नहीं खिलाया पिलाया जाएगा। फिर भी हम कुछ नहीं गए, उसको शांत रख के। और जब उसके शांत होने के बावजूद जब रात के 12 बजे तक मैं इंतजार करता, जब केस बिगड़ता जा रहा है तो तब भी इन्होंने कोई भी वो नहीं की। रेफर रात के 2:30-3 बजे से रेफर कर रहे हैं। ऐसे कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें रात लिया जाएगा और एक उसको पूरी देर नीली पड़ रही है, जिससे पूरी रिजेक्शन पूरा साबित हो रहा है। पूरी लापरवाही से मौत हुई है, डॉक्टर ढंग से देखते तक नहीं है। जीवन धारा हॉस्पिटल। 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र भी कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये मानसून सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। उन्होंने कहा कि सदस्यों की सक्रिय सहयोग और सकारात्मक भागीदारी के कारण ही इस सत्र में सदन ने उत्पादकता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। वैश्विक महामारी के दौरान भी लोकसभा की उत्पादकता 167% रही, जो कि अन्य सत्रों की तुलना में अधिक है।
सत्र के दौरान 68% समय में विधायी कार्य जो हैं वो पूरे किए गए, जबकि 32% समय में गैर विधायी कार्य किए गए। 16 विधेयक पेश किए गए और कुल मिलाकर 10 बैठकों में 25 विधेयक पारित हुए। सत्र के दौरान 2300 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। सत्र में माननीय सदस्यों ने शून्यकाल में 370 लोक महत्व के मामले उठाए। लोकसभा अध्यक्ष ने इस उपलब्धि के लिए सभी सदस्यों को बधाई दी है। महामारी के दौरान भी इस सत्र में कार्य उत्पादकता 167% रही, जो अन्य सत्रों की तुलना से अधिक है। इस सत्र के दौरान हमने 10 बैठकें की, जो बिना किसी अवकाश के शनिवार और रविवार को भी आयोजित की गई। इन बैठकों के लिए निर्धारित कुल 37 घंटों की तुलना में कुल 60 घंटे की कार्रवाई संपन्न हुई। इस सत्र में महत्वपूर्ण विधायी और अन्य कार्य का निपटान हुआ। सत्र के दौरान 68% समय में विधायी कार्य किए गए, शेष 32% में गैर विधायी कार्य किए गए। कुल मिलाकर 10 बैठकों में 25 विधेयक पारित हुए। इन सभी विधेयकों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों, व्यापारियों, बेरोजगारों के लिए जो काम किए हैं उनकी चर्चा चारों ओर हो रही है। विपक्षी दल सरकार को बदनाम करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। संविदा पर नौकरी का सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। जनता विकास पर भाजपा को वोट देगी और उपचुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को टूंडला पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य द्वारा जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग की योजनाओं का लोकार्पण और विभागीय अधिकारियों से विकास कार्यों पर चर्चा की। कार्यक्रम के अनुसार उप मुख्यमंत्री टूंडला केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत फिरोजाबाद के सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर जादौन, आगरा के सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को बेनीवाल गार्डन पहुंचे। उसके बाद जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। श्री मौर्य ने कहा कि आवास, शौचालय, गैस सिलेंडर, घर घर बिजली सरकार ने जनता को भरपूर दी है। सरकार ने जो काम किया है उसका प्रभाव उपचुनाव में देखने को मिलेगा। यूपी की 8 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है। अभी से भाजपा की बढ़त दिखाई दे रही है। सरकार एक कुशल शासक दे रही है। विकास के नाम पर जनता भाजपा को वोट देगी। देश के अंदर जो राज्य बहुत पीछे छूटे थे उनको भी बराबरी पे लाने का केंद्र सरकार के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। तो प्रदेश के अंदर योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार के माध्यम से लगातार पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास, सर्वस्पर्शी विकास, सभी जनपदों का विकास यह करने का निरंतर प्रयास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ रहने के लिए देशवासियों को नया मंत्र दिया है। यह मंत्र है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के मौके पर फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों से संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग, आसन, व्यायाम, घूमना दौड़ना, स्वस्थ आहार, तैरना, ये सब हमारी प्रकृति का हिस्सा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। काम में बेहद व्यस्त रहने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दिनचर्या में व्यायाम और योग शामिल करने से कभी नहीं चूकते और अपने दिन की शुरुआत व्यायाम और योग के साथ ही करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने गुरुवार को फिट इंडिया मूवमेंट की पहली सालगिरह के मौके पर देश को स्वस्थ रहने के ये मंत्र दिए हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से न सिर्फ फिट रहा जा सकता है बल्कि इससे व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ता है और जीवन में सफलता भी हासिल होती है। साथियों, फिट इंडिया मूवमेंट ने अपना 1 साल एक ऐसे समय में पूरा किया है जिसमें करीब करीब 6 महीने अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शन के बीच हमें गुजारा करना पड़ा है। लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट ने
अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। मैं दोबारा सुनाता हूं, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, कराटे हो या कबड्डी, जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 30 मिनट रोज कीजिए। अभी हमने देखा युवा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर फिटनेस प्रोटोकॉल भी जारी किया है। साथियों, आज दुनिया भर में फिटनेस को लेकर जागरूकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑन डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ उसको एक प्रारूप दिया है और प्रचारित किया है। फिजिकल एक्टिविटी पर ग्लोबल रिकमेंडेशन भी जारी किए हैं। आज दुनिया के अनेक देशों ने फिटनेस को लेकर नए लक्ष्य बनाए हैं और उन पर अनेक मोर्चों पर वो काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, ऐसे अनेक देशों में इस समय बड़े पैमाने पर फिटनेस का अभियान चल रहा है और उनके ज्यादा से ज्यादा नागरिक डेली फिजिकल एक्सरसाइज करें। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के मौके पर फिटनेस प्रोटोकॉल का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में देश में फिटनेस को लेकर सोच में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट को आंदोलन करार देते हुए कहा कि 1 साल पहले जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आज वो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि फिटनेस को लेकर देश में लगातार जागरूकता बढ़ी है। फिट इंडिया मूवमेंट दरअसल हिट इंडिया मूवमेंट भी है। इसलिए जितना इंडिया फिट होगा उतना ही इंडिया हिट होगा। इसमें आप सभी के प्रयास हमेशा की तरह देश की बहुत मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में फिटनेस को लेकर तेजी से जागरूकता बढ़ी है। देश में लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के मकसद से बीते साल राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया संवाद के अवसर पर टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली, फिल्म अभिनेता मिलिंद सोमन, जम्मू कश्मीर के फुटबॉलर अफशर आशिक, डाइटिशियन रुजुता दिवेकर, स्वामी शिवाध्यानम सरस्वती, मुकुल कनिटकर और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता जैवलिन थ्रोअर देव झांझरिया से संवाद किया। संवाद में शामिल हुए लोगों ने तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। विराट जी, आपका तो नाम भी विराट और काम भी विराट। इसके फायदे, इसके लाभ हमको रोज अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरीके से दिखते हैं। सबने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। मिलिंद जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी, बहुत इंस्पिरेशनल उनका भी काम रहा है, उनकी जर्नी रही है। पिछले कुछ सालों में मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है। और मेरे खुद के एक्सपीरियंस में सर एक ट्रांजिशन एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे कि जिस पीढ़ी में हम खेलना शुरू हुए और जो उस समय खेल की हमारी डिमांड्स थी, वो बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद। और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो एक हमारा सिस्टम बन चुका था, हमारा एक रूटीन बन चुका था, वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था और उसे बदलना जरूरी था, क्योंकि हमारा खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे छूट जा रहे थे। हमारी स्किल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
तो एक स्वामी जी ने भी बात रखी, आपने भी बात करी, मिलिंद जी ने भी पहले बताया, एक जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है कि आपको खुद से रियलाइज हो कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर। तो मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की फुटबॉलर अफशा से फिटनेस पर बात की। अफशा ने फिटनेस के साथ साथ उन बंधनों का भी जिक्र किया जिन्होंने उनके लिए मुश्किलें खड़ी की, लेकिन मानसिक मजबूती ने जीत का जज्बा दिया। अफशान, आपने तो फुटबॉल में कमाल करके दिखाया है और फुटबॉल के फैंस ज्यादातर कहते हैं बैंड इट लाइक ए बेकहम, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब वो कहेंगे एस इट लाइक ए अफशान। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे अपनी बात कहने का मौका दिया, मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेकर आए आप। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं अपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ, बिकॉज मैं अभी बेसिकली जम्मू कश्मीर से हूँ, बट मैं मुंबई के पीफा क्लब में खेलती हूँ एज अ गोलकीपर। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, तब मैंने वो डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के साथ, अपने सोसाइटी के साथ स्ट्रगल करके इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी में भी थोड़ा चेंज आए। वो लड़कियों को आगे देखना चाहिए, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो लड़कियों को एक्सरसाइजेस करते हुए, वॉक करते हुए या ग्राउंड में देखती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। प्रधानमंत्री ने 9 साल की उम्र में हाथ गंवा देने वाले पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता जैवलिन थ्रोअर देव झांझरिया से संवाद किया। बातचीत में सामने आई देश का झंडा उठाने की ललक और उसके पीछे की प्रेरणा देने वाली कहानी। प्रधानमंत्री ने जब अभिनेता मिलिंद सोमन से बात की तो अंदाज भले ही मजाकिया रहा हो, लेकिन उसमें बड़ा संदेश छिपा था। ये जो ऑनलाइन आपकी उम्र के विषय में बताया जाता है, जी वही उम्र है कि कुछ और है? 2012 में मैं दिल्ली से बॉम्बे भी दौड़ा था, तो लोग पूछते हैं कि इतनी उम्र में आप ये कैसे कर सकते हो। तो मैं उनसे कहता हूं कि मेरी मां है, 81 साल की है अभी, तो वो जो कर सकती है वो मैं सोचता हूं जब मैं उनकी उम्र तक पहुंचूंगा मुझे वैसा बनना है।